आमतौर पे ना जब भी किसी बहस या आर्ग्यूमेंट का जिक्र होता है तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही जानी पहचानी सी तस्वीर उभरती है। हाँ, लाल चेहरे और बहुत सारी चिल्ला चोट। बिल्कुल, आवाजें लगातार ऊंची हो रही हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की ना एक बहुत आक्रामक होड़ मची है। मतलब कमरे का तापमान ही जैसे अचानक बढ़ गया हो। और ऐसा लगता है जैसे मान लिया गया हो कि जो जितनी ऊंची आवाज में चिल्लाएगा ना, अंत में जीत उसी की होगी। सही कहा। लेकिन जरा एक अलग सिचुएशन की कल्पना करें। एक ऐसा इंसान जो किसी बेहद तीखी और तनावपूर्ण बहस के बीचों बीच बिल्कुल शांत खड़ा है। हाँ। उसकी आवाज का वॉल्यूम 1 डेसिबल भी नहीं बढ़ता। उसके चेहरे पर गुस्से की कोई लकीर नहीं है, लेकिन फिर भी बिना कोई शोर मचाए ना, वो इंसान महज कुछ ही मिनटों में सामने वाले को पूरी तरह से चुप करा देता है। जैसे किसी हाई स्टेक कोर्ट रूम का कोई बेहद शार्प और अनुभवी वकील हो। बिल्कुल वही। और ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाली होती है। हाँ, क्योंकि जो लोग इस तरह से बहस को संभालते हैं ना, वो महज शब्दों का खेल नहीं खेल रहे होते हैं। अच्छा, तो वो क्या कर रहे होते हैं? वो लोग असल में एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक स्तर पर काम कर रहे होते हैं। मतलब वो इंसानी दिमाग की कमजोरियों और उसकी प्रतिक्रियाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं और उसी का इस्तेमाल वो एक हथियार की तरह करते हैं। अमेजिंग। और यही हमारी आज की इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य है। आज हम उस लॉयर माइंडसेट के पीछे छिपी उन 7 मनोवैज्ञानिक रणनीतियों को डिकोड करने वाले हैं। साइकोलॉजिकल टूल्स कह सकते हैं इन्हें। हाँ, वो टूल्स जो किसी भी इंसान को इतना पावरफुल कम्युनिकेटर बना सकते हैं कि सामने वाला उन्हें हल्के में लेने की गलती तो कभी नहीं करेगा। और मजे की बात तो ये है कि जो लोग हमारी ये चर्चा सुन रहे हैं ना, वो ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस माइंडसेट को अपनाने के लिए सालों की किसी कानूनी पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। किसी लॉ स्कूल की डिग्री नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से ना बातचीत के मनोविज्ञान यानी ह्यूमन साइकोलॉजी के बुनियादी उसूलों को समझने का खेल है। समझ रही हूँ। अगर बस ये समझ में आ जाए कि दबाव की स्थिति में इंसान का दिमाग बायोलॉजिकल रूप से कैसे काम करता है, तो किसी भी बिगड़ती हुई स्थिति का रुख पलटा जा सकता है। तो इस खजाने को खोलने से पहले ना, जो लोग इस डीप डाइव का हिस्सा है, उनके लिए मेरे पास एक सोचने वाला सवाल है। क्या सवाल है? जब भी कोई तीखी बहस होती है, तो अक्सर देखने वाले लोग क्या करते हैं? क्या वो डरकर या असहज होकर चुप हो जाते हैं, या फिर भावनाओं में बहकर खुद भी उस शोर का हिस्सा बन जाते हैं? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना? तो इस चर्चा को सुन रहे सभी लोग नीचे कमेंट्स में अपने अनुभव और इस सफर से मिलने वाली अपनी जो भी लर्निंग है वो जरूर शेयर करें। और हाँ, जो लोग आगे भी कम्युनिकेशन के ऐसे गहरे राज सीखना चाहते हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहली मनोवैज्ञानिक रणनीति की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत ना उस सबसे बड़ी गलती को समझने से होती है जो लगभग हर इंसान किसी भी बहस में करता है। और वो गलती क्या है? वो है बचाव की मुद्रा, यानी डिफेंस मोड में आ जाना। अगर किसी को बहस जीतनी है ना, तो सबसे पहले उसे हारना बंद करना होगा। और डिफेंस मोड में आना मतलब हारने की पहली सीढ़ी है, राइट? बिल्कुल। इस डिफेंस मोड वाले हिस्से को अगर हम थोड़ा और गहराई से समझें, तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी ने आप पर कोई इल्जाम लगाया या कोई तीखा सवाल फेंका। और अब तुरंत उसका सीधा हाँ या ना में जवाब देने लगे। हाँ, पहले के जमाने में लोग इसे मकड़ी के जाले में फंसने जैसा कहते थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये उदाहरण इसे पूरी तरह से नहीं समझा पाता। तो आपके हिसाब से बेहतर उदाहरण क्या होगा? असल में किसी तीखे सवाल का सीधा जवाब देकर सफाई देना बिल्कुल वैसा है जैसे आप खुद पर हमला करने वाले को अपने ही किले के सारे कमजोर दरवाजों का नक्शा सौंप रहे हों। अरे वाह! आप जितनी सफाई देंगे ना सामने वाले को, आप पर वार करने के उतने ही नए मौके मिलेंगे। किले के नक्शे वाली ये एनालॉजी बहुत ही प्रभावशाली है, क्योंकि ये इसके पीछे के विज्ञान को एकदम स्पष्ट करती है। इसके पीछे विज्ञान भी है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब कोई हम पर मौखिक हमला करता है या सवाल दागता है, तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा, जिसे एमिगडाला कहते हैं। अच्छा, एमिगडाला। हाँ, वो इसे एक शारीरिक खतरे की तरह प्रोसेस करता है। मतलब हमारी बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग हमें तुरंत खुद को बचाने या सफाई देने के लिए मजबूर करती है। इसीलिए हम घबराकर जवाब देने लगते हैं। सही कहा। लेकिन सीधा जवाब न देने और सवाल पूछने की रणनीति पूरी तरह से इस खेल को पलट देती है। इसे किसी रियल लाइफ स्थिति से जोड़कर देखते हैं। मान लीजिए ऑफिस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है। ठीक है। और एक बॉस सबके सामने किसी एम्प्लॉय पर इल्जाम लगाता है कि ये पूरा प्रोजेक्ट तुम्हारी टीम की धीमी रफ्तार की वजह से फेल हो रहा है। बहुत ही आम स्थिति है ये कॉर्पोरेट दुनिया में। हाँ। अब अगर वो एम्प्लॉय तुरंत डिफेंस मोड में आकर कहे कि नहीं सर, हमने तो सारा काम समय पर किया था,
बस दूसरे डिपार्टमेंट से डेटा लेट मिला। तो वो हार गया। क्योंकि अब बॉस कहेगा कि तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुमने फॉलो अप क्यों नहीं किया। बिल्कुल, वो व्यक्ति अपने ही बिछाए जाल में फंसता चला जाएगा। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। यहाँ उस एम्प्लॉय ने सीधा जवाब देकर न बातचीत का पूरा कंट्रोल ही अपने बॉस के हाथ में दे दिया। तो उसे क्या करना चाहिए था? सोचिए, अगर वो सफाई देने के बजाय बिल्कुल शांत रहकर एक सवाल पूछता। कैसा सवाल? वो कह सकता था कि सर, क्या आपको लगता है कि इस प्रोजेक्ट में सिर्फ हमारी टीम की टाइमलाइन ही इकलौती चुनौती है, या कुछ और बाहरी फैक्टर्स भी हैं जिन पर हमें मिलकर ध्यान देने की जरूरत है? ये तो बहुत ही रणनीतिक है ना? क्योंकि यहाँ उस एम्प्लॉय ने ना तो अपनी गलती मानी और न ही किसी और पर सीधा इल्जाम लगाया, लेकिन उसने उस मौखिक हमले की दिशा को पूरी तरह से मोड़ दिया। और इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि जब कोई गुस्सा करता है या आक्रामक बयान देता है तो वो अपने ईगो से जुड़ा होता है। ईगो ड्रिवन होता है। हाँ, लेकिन जब आप पलट कर एक बहुत ही कैलिब्रेटेड सवाल पूछते हैं ना, तो आप सामने वाले के दिमाग को इमोशनल मोड से निकालकर लॉजिकल मोड में जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। अच्छा, मतलब उसे सोचने पर मजबूर कर देते हैं। बिल्कुल, एक जटिल सवाल का जवाब देने के लिए दिमाग को सोचना पड़ता है, और सोचने की ये प्रक्रिया गुस्से की गति को धीमा कर देती है। इसका मतलब है कि हम केवल समय नहीं खरीद रहे, बल्कि हम बातचीत की पूरी बुनियाद को ही अपनी सहूलियत के हिसाब से बदल रहे हैं। एकदम सही, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में फ्रेम कंट्रोल कहा जाता है। फ्रेम कंट्रोल, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सुनने में तो सरल लगता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। फ्रेम कंट्रोल ना इस पूरे लॉयर माइंडसेट का सबसे अहम और शक्तिशाली टूल है। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो जो इंसान बातचीत में सवाल तय करता है, वही उस बातचीत का जवाब और उसका नतीजा भी तय करता है। फ्रेम का मतलब है वो नजरिया या वो लेंस जिससे किसी स्थिति को देखा जा रहा है। मैं भी फ्रेम कंट्रोल को अक्सर एक कैमरे के लेंस की तरह ही सोचती हूँ। मतलब लेंस जिसके हाथ में है, दुनिया वैसी ही दिखेगी। बहुत बढ़िया तरीका है इसे देखने का। अगर किसी बहस में सामने वाले ने लेंस अपनी तरफ घुमा रखा है और आपको फोकस में ले लिया है, तो आप हमेशा कटघरे में खड़े हुए ही नजर आएंगे। हाँ, और आपको हर बात के लिए अपनी सफाई पेश करनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ा कदम यह है कि उस लेंस को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया जाए, ताकि पूरा नजरिया ही बदल जाए। बिल्कुल, और वो लेंस घुमाने का मतलब ही फ्रेम बदलना है। जब आप दूसरों के फ्रेम में खेलते हैं ना, उनके बनाए नियमों पर सफाई देते हैं, तो आप कभी जीत नहीं सकते। कोई उदाहरण देकर बताइए। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी पर आरोप लगाता है कि तुम हमेशा जोखिम भरे फैसले लेते हो और तुम्हारी वजह से हमें नुकसान हो सकता है। और अगर सामने वाला कहता है कि नहीं, मैं बहुत सोच समझकर फैसले लेता हूँ, तो वो उनके फ्रेम में फंस गया। अच्छा। लेकिन अगर वो फ्रेम बदलकर कहे कि क्या आज के इस तेजी से बदलते बाजार में सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम न लेना ही है। ओहो, ये तो बहुत स्मार्ट है। हाँ, तो अब बहस इस बात पर नहीं हो रही कि फैसले कितने जोखिम भरे हैं, बल्कि इस बात पर हो रही है कि जोखिम लेना कितना जरूरी है। ये कोई हेर फेर या चालाकी नहीं है, मतलब ये तो एक बेहद स्मार्ट कम्युनिकेशन है। क्योंकि याद रखने वाली बात यह है कि कोई भी बड़ी बहस केवल फैक्ट से नहीं जीती जाती, वो हमेशा सही फ्रेमिंग से जीती जाती है। ये एक बहुत ही पावरफुल नजरिया है। और जब एक बार वो फ्रेम सेट हो जाता है ना, जब वो लेंस आपके हाथ में आ जाता है, तो उसके बाद जो हथियार इस्तेमाल किया जाता है वो मनोवैज्ञानिक रूप से सबसे ज्यादा दबाव बनाने वाला होता है। और वो हथियार है खामोशी। साइलेंस। हाँ, खामोशी की ताकत को लोग अक्सर बहुत कम आंकते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि कोर्ट रूम में जो बहुत ही अनुभवी और तेज तरार वकील होते हैं, वो गवाह के कुछ भी बोलने के बाद अक्सर एक बहुत ही लंबा ठहराव देते हैं। हाँ, एक गहरा पॉल्स। बिल्कुल, वो तुरंत अपनी अगली बात नहीं कहते। ये तो हमने फिल्मों या डॉक्यूमेंट्रीज में भी बहुत देखा है। वो बस एक गहरी नजर से सामने वाले को घूरते रहते हैं और पूरा कमरा एकदम शांत हो जाता है। वो कोई ड्रामेटिक्स या नाटकीयता नहीं है, उसके पीछे एक बहुत ही ठोस न्यूरोलॉजिकल और सामाजिक मनोविज्ञान काम कर रहा होता है। अच्छा, वो कैसे? हजारों सालों के इवोल्यूशन ने ना इंसानी दिमाग को इस तरह से डिजाइन किया है कि उसे समाज में अपनी जगह सुरक्षित महसूस करने के लिए लगातार वैलिडेशन चाहिए होती है। स्वीकृति चाहिए। हाँ, जब बातचीत के दौरान अचानक खामोशी छा जाती है ना, तो हमारा अवचेतन मन इसे एक खतरे के रूप में देखता है। मतलब दिमाग इसे एक तरह की सामाजिक अस्वीकृति या सोशल रिजेक्शन की तरह प्रोसेस करने लगता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इंसान को लगता है कि उसे खारिज किया जा रहा है, और उस इनविजिबल प्रेशर, उस मानसिक दबाव और घबराहट में आकर
सामने वाला उस सन्नाटे को भरने की कोशिश करता है। खुद को सही साबित करने के चक्कर में वो व्यक्ति कुछ ज्यादा ही बोलने लगता है। हाँ, और जो इंसान बिना सोचे समझे दबाव में ज्यादा बोलता है, वो पक्के तौर पर कोई न कोई ऐसी गलती करता है जो उसके ही खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं ना, उनके लिए यहाँ एक सोचने वाली बात है। क्या कभी आपके आसपास किसी की ऐसी गहरी खामोशी ने आपको इतना असहज किया है कि घबराहट में आपको जरूरत से ज्यादा बोलना पड़ा हो? ये बहुत लोगों के साथ होता है। या फिर आपने कुछ ऐसा कह दिया हो जिसका बाद में बहुत पछतावा हुआ हो? अगर ऐसा है तो कमेंट करके अपने अनुभव जरूर बताएं और इस ज्ञानवर्धक सफर पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये खामोशी वाला टूल वाकई बहुत असरदार है। लेकिन देखिए, यहाँ एक तार्किक सवाल खड़ा होता है। पूछिए। खामोशी बेशक दबाव बनाती है, लेकिन कई बार यही खामोशी सामने वाले की भावनाओं को, उसके ईगो को बहुत ज्यादा भड़का भी देती है। हाँ, ये भी एक पहलू है। जब कोई आक्रामक हो रहा हो और सामने वाला बस शांत खड़ा रहे, तो ये खामोशी तो आग में घी का काम कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। और जब सामने वाला भावनाओं में पूरी तरह से बहने लगे, चीखने चिल्लाने लगे, तब स्थिति को कैसे संभाला जाए? ये एक बहुत ही स्वाभाविक मोड़ है जो लगभग हर बड़ी बहस में आता है, और ठीक इसी मोमेंट के लिए हमारा अगला टूल डिजाइन किया गया है। क्या है वो टूल? इसे इमोशनल जूडो कहते हैं। जूडो मार्शल आर्ट्स का एक बुनियादी नियम है। खुद की ताकत खर्च करने के बजाय सामने वाले के वजन और उसकी गति का इस्तेमाल उसी को गिराने के लिए करना। मतलब उनकी एनर्जी को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल करना। हाँ, जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला रहा होता है ना, तो उसका तार्किक दिमाग यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम करना बंद कर देता है। अच्छा, वो सोच नहीं रहा है, वो सिर्फ अपने इमोशनल इम्पल्स पर रिएक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई गुस्से में आकर किसी पर व्यक्तिगत हमला करे, मान लीजिए कोई कही कि तुम्हारा तो दिमाग ही काम नहीं करता, तुम इस पद के लायक ही नहीं हो। हाँ, अक्सर लोग ऐसा बोल देते हैं। तो वहां पलटकर अपनी काबिलियत साबित करने या चिल्लाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। जो चिल्लाता है वो नियंत्रण खोता है, और जो नियंत्रण खोता है वो हार जाता है। तो वहां क्या बोलना चाहिए? ऐसी स्थिति में आपको पूरी तरह से शांत रहकर बस इतना पूछना है कि अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस पद के लायक नहीं हूं? या क्या आप शांत होकर समझा सकते हैं कि ऐसा कौन सा डिसीजन था जिससे आपको ये लगा? ये कमाल का तरीका है। आपने लड़ाई की पिच्छी गायब कर दी। बिल्कुल। सामने वाला पूरी ताकत से मुक्का मारने आया था, लेकिन आपने बीच में से दीवार ही हटा दी और वो अपने ही झटके से गिर पड़ा। सही कहा। आपकी शांति आपको उस पल में ज्यादा मैच्योर, समझदार और स्थिति के नियंत्रण में दिखाती है। और जो चिल्ला रहा है उसका क्या? जबकि चिल्लाने वाला व्यक्ति वहां खड़े बाकी लोगों की नजरों में अपनी विश्वसनीयता और सम्मान पूरी तरह खो देता है। ये स्पष्ट है कि शांति बनाए रखना और इमोशनल जूडो का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। लेकिन खाली शांति भी तो काफी नहीं है। आप ऐसा क्यों कहती हैं? मतलब अगर कोई शांत है, स्थिति को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उसके पास अपनी बात को साबित करने के लिए कोई ठोस आधार ही नहीं है, तो अंततः वो बहस जीत कैसे सकता है? यहीं पर इस पूरे माइंडसेट का सबसे तार्किक हिस्सा आता है, स्मार्ट यूज ऑफ एविडेंस, यानी सबूतों का स्मार्ट खेल। ओके। एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि बिना डेटा या सबूत के आपका जो भी कॉन्फिडेंस है ना, वो सिर्फ एक लाउड ओपिनियन है, शोर मचाने वाली राय। हाँ, और किसी भी समझदार इंसान की नजर में उसकी कोई कीमत नहीं है। डेटा और सबूत ही किसी भी बहस में असली अथॉरिटी तय करते हैं। बिल्कुल। अगर किसी के पास फैक्ट्स हैं, तो उससे अपनी बात मनवाने के लिए आवाज ऊंची करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सत्य को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती ना। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक और गहराई है। वो क्या? बहस में सिर्फ अपने सबूत देना ही काफी नहीं है, बल्कि सामने वाले से भी बेहद शांति से सबूत मांगना एक बहुत बड़ी कला है। वो कैसे करते हैं? अगर कोई आप पर इल्जाम लगाए कि तुम्हारी टीम हमेशा डेडलाइन मिस करती है, तो आप भड़कने या पुरानी बातें गिनाने के बजाय बहुत ही विनम्रता और शांति से पूछें। क्या पूछें? आप पूछें कि अच्छा, तो पिछले 3 महीनों के डेटा में से कौन से 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो हमने डेडलाइन के बाद दिए? जरा विस्तार से बताइए। हाँ, इससे तो सामने वाले की पूरी हवा ही निकल जाएगी। बिल्कुल। आपने पूरी गेम उनके पाले में डाल दी और अब उन्हें अपनी भावनाओं से हटकर डेटा खोजना पड़ेगा जो शायद उनके पास है ही नहीं। और यही स्मार्ट कम्युनिकेशन है। लेकिन यहाँ ना मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा चुनौती देना चाहूंगी। हाँ, बताइए। मान लीजिए जिस व्यक्ति से आप बहस कर रहे हैं वो इतना ज्यादा गुस्से में है या
उसका ईगो इतना ज्यादा हर्ट हो चुका है कि वो आपके फैक्ट्स और सबूतों को देखने या मानने से ही साफ इनकार कर दे। इलॉजिकल हो जाए। हाँ, वो कहे कि मुझे तुम्हारे इस डेटा या रिपोर्ट से कोई मतलब नहीं है, मुझे पता है कि तुम गलत हो। जब सामने वाला लॉजिक के दायरे से ही बाहर चला जाए, तब क्या होगा? ये एक बहुत ही व्यावहारिक चुनौती है जो असल जिंदगी में अक्सर सामने आती है। तो इसका क्या इलाज है? ऐसी स्थिति में हमें इस पूरी बातचीत को एक असली कोर्टरूम की तरह समझना चाहिए। याद रखिए, जब आप बहस कर रहे होते हैं ना, तो आप केवल उस इंसान से नहीं लड़ रहे होते। तो और कौन होता है वहां? अक्सर आपके आसपास बाहर से देखने वाले लोग भी होते हैं, चाहे वो ऑफिस में बैठे बाकी कलीग्स हों, परिवार के अन्य सदस्य हों या कोई बाहरी व्यक्ति हो। मतलब वो ऑडियंस हमारी असली ज्यूरी है। बिल्कुल। और समाज या ऑडियंस हमेशा रियलिटी और उस इंसान का साथ देती है जो पूरी स्थिति में शांत और तार्किक होता है। केवल मान्यताओं, ईगो या बिना सिर पैर के बिलीव्स का साथ कोई लंबे समय तक नहीं देता। तो जीत उसी की होगी जो शांत है। हाँ, जब आप शांत रहते हैं, तर्कों पर टिके रहते हैं और सामने वाला केवल चिल्ला रहा होता है ना, तो वो व्यक्ति भले ही अपनी हार ना माने, लेकिन वो बाकी सबकी नजरों में हार चुका होता है। मतलब आपका काम सामने वाले को हराना नहीं है, बल्कि सत्य को स्थापित करना है। एकदम सही। तो अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को देखें, हमने डिफेंस मोड से बाहर निकलकर सवाल पूछे, हाँ, हमने लेंस घुमाकर फ्रेम सेट कर लिया, हमने खामोशी का दबाव बनाया, बिल्कुल। उनकी भावनाओं को जूडों की तरफ पलट दिया और सबूत भी पेश कर दिए। तो क्या यहाँ ये मान लिया जाए कि हम ये बहस जीत गए और काम खत्म हो गया? नहीं नहीं, अभी सबसे महत्वपूर्ण और क्रिटिकल स्टेप बाकी है। अच्छा, अभी भी कुछ बाकी है? हाँ, अगर किसी ने बातचीत का अंत सही और गरिमापूर्ण तरीके से नहीं किया ना, तो उसकी अब तक की पूरी मेहनत और स्मार्टनेस एक झटके में बेकार हो सकती है। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। मतलब आखिरी पलों में पूरी बाजी पलट सकती है। बिल्कुल पलट सकती है। मनोविज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है जिसे रीसेंसी इफेक्ट कहते हैं। रीसेंसी इफेक्ट? हाँ, इंसानी दिमाग की बनावटी कुछ ऐसी है कि वो किसी भी घटना या बातचीत के बीच की बहुत से जटिल बातों को भूल जाता है, लेकिन जो आखिरी इंप्रेशन होता है ना, जो अंत में हुआ होता है, वो उसकी मेमोरी में सबसे मजबूती से दर्ज हो जाता है। अच्छा। बहुत से लोग पूरी बहस बहुत अच्छी तरह तर्कों के साथ लड़ते हैं, लेकिन जीतते जीतते अपने ईगो के कारण अंत में कुछ ऐसा ताना मार देते हैं या कोई कड़वी बात बोल देते हैं कि सामने वाले को वो अपमान हमेशा याद रहता है। मतलब अगर आपने अंत में कह दिया कि देखा, मैंने कहा था ना कि तुम गलत हो, तो आपने अपनी ही जीत पे पानी फेर दिया। बिल्कुल। तो फिर एक विजेता या एक स्मार्ट कम्युनिकेटर की तरह बातचीत का अंत कैसे किया जाना चाहिए? एक सच्चा विजेता हमेशा एक गरिमा के साथ, एक ग्रेस के साथ बातचीत को खत्म करता है। वो सामने वाले के ईगो को पूरी तरह से कुचलने का प्रयास नहीं करता, बल्कि उसे एक सम्मानजनक तरीके से बाहर निकलने का रास्ता देता है। इसके लिए क्या बोल सकते हैं हम? आप अंत में बहुत ही शालीनता से कह सकते हैं कि मैं आपकी बात और आपके नजरिए को समझता हूं, लेकिन मौजूदा फैक्ट्स हम एक अलग ही दिशा में ले जा रहे हैं। ये तो बहुत पोलाइट है। या फिर सबसे बेहतरीन तरीका है ये कहना कि शायद हम दोनों इस मुद्दे पर बिल्कुल अलग-अलग सोचते हैं, और सच कहूं तो यही बात इस चर्चा को इतना दिलचस्प बनाती है। ये स्पष्ट रूप से एक मास्टर स्ट्रोक है। ऐसा कहकर आपने अपने तथ्य भी स्थापित कर दिए, आप अपने स्टैंड से पीछे भी नहीं हटे और आपने सामने वाले के आत्मसम्मान को भी ठेस नहीं पहुंचाई। और यही वो चीज है जो आपको सिर्फ एक बहस जीतने वाले व्यक्ति से ऊपर उठाकर एक मैच्योर थिंकर और एक लीडर के रूप में स्थापित करती है। लोग आपकी तार्किकता के साथ साथ ना आपकी ग्रेस को भी याद रखते हैं। इस पूरी गहन चर्चा को अगर हम समेटें तो इसका मुख्य सार यही है कि लॉयर माइंडसेट का ये पूरा खेल कभी भी किसी को नीचा दिखाने या महज कोई बहस जीतने के बारे में था ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये असल में खुद पे नियंत्रण पाने के बारे में है। ये अपनी खुद की भावनाओं, अपने खुद के ट्रिगर्स और अपने दिमाग पर विजय पाने की कला है। हाँ, असली ताकत और पावर ऊंची आवाज में चिल्लाने या किसी पर हावी होने में नहीं, बल्कि शांत रहने में, स्मार्ट होने में और पूरी स्थिति के मनोविज्ञान को कंट्रोल करने में है। एकदम सही निष्कर्ष निकाला है आपने। तो जो भी लोग आज हमारे साथ इस डीप डाइव में शामिल हुए हैं ना, हाँ, आप सभी के लिए एक छोटा सा टास्क है। बताइए बताइए। आज जिन 7 मनोवैज्ञानिक टूल्स पर हमने गहराई से चर्चा की, चाहे वो डिफेंस मोड से बचना हो, सवाल पूछना हो, फ्रेम कंट्रोल करना हो, खामोशी का इस्तेमाल हो, इमोशनल जूडो हो, सबूतों की ताकत हो या फिर ग्रेस के साथ अंत करना हो, इनमें से कौन सा टूल आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा?
नीचे कमेंट सेक्शन में तुरंत लिखकर बताएं। मुझे भी जानने का इंतजार रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास का कम्युनिकेशन भी इतना ही मैच्योर और स्मार्ट बने ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कम से कम 3 दोस्तों या सहकर्मियों के साथ इस डीप डाइव को जरूर शेयर करें। बिल्कुल, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और अब जाने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार है जिस पर सभी को सोचने की जरूरत है। क्या है वो विचार? जरा कल्पना कीजिए कि इन मनोवैज्ञानिक रणनीतियों ने हमें पेशेवर दुनिया और बाहरी बहसों में अजेय तो बना दिया, लेकिन अगर हम अपनी रोजमर्रा की हर बातचीत को, चाहे वो हमारे परिवार के साथ हो, हमारे सबसे करीबी दोस्तों के साथ हो या हमारे जीवन साथी के साथ हो, अगर हम हर रिश्ते को इसी फ्रेम कंट्रोल, एविडेंस और इमोशनल जूड़ों के रणनीतिक चश्मे से ही देखने लगे तो क्या होगा? ये तो बहुत गहरी बात है। कमजोर और बिना किसी फिल्टर वाली अनफिल्टर्ड भावनाएं तो नहीं खो देंगे। ये सोचने वाली बात है। क्या जीवन के हर मोड़ पर सिर्फ जीतना ही सबसे जरूरी है, या कहीं कहीं जानबूझकर हार जाना और अपने गार्ड्स नीचे कर देना ही उस रिश्ते की असली जीत होती है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। मिलते हैं अगली गहन चर्चा में।